हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और स्नेल्स लॉ। ठीक है, इससे पहले की अगर रिफ्रैक्शन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप पहले वो वाली वीडियो देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ की पॉइंट्स आपको रिवाइज कराएंगे। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, स्नेल्स लॉ। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा लॉ है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले बच्चों कुछ हम पॉइंट्स रिवाइज कराएंगे आपको। वो पॉइंट्स क्या हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले वाली लेक्चर में कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है बच्चों। ठीक, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसको कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हम उसको कहते हैं जहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक, अब मैंने बताया था कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम या ऑप्टिकल डेंसिटी किसके लिए डिनोट करते थे? स्पीड ऑफ लाइट के लिए, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। ठीक, लेकिन जो डेंसिटी, नॉर्मल जो डेंसिटी है वो किसके लिए कंसीडर करते थे? इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये चीज तो क्लियर है। अब बच्चों इसी से रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स लिखाएंगे यहां पे। मीडियम इन विच ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मीडियम विच इज ऑप्टिकली डेंसर, विच इज ऑप्टिकली डेंसर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in that medium क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। ठीक, आई बात समझ में? अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मीडियम विच इज ऑप्टिकली रेयरर। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कैसी होगी बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कह दो यहां पे। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कह सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इंक्रीजेस। मतलब जो रेयरर मीडियम है बच्चों, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी? फास्ट ट्रेवल करेगी। और डेंसर मीडियम में बच्चों स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? हल्की सी स्लो हो जाएगी। आई बात समझ में? मतलब मीडियम चेंज होने से जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो हल्की सी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक, अभी कुछ आपको यहां पे रिलेशन बताएंगे। पहले इतना आप नोट कर लो, फटाफट नोट करो, नोट करो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया? रब करें। चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं थोड़ा और। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों? स्नेल्स लॉ हमको ये बताता है कि आपने पता है ना कि जैसे ये मान लो कोई लाइन है, ठीक है, ऊपर मान लो रेयरर मीडियम है, ठीक है, और नीचे कैसा है? डेंसर मीडियम है। चलो भैया मान लेते हैं। लाइट रे बच्चों कहां से आ रही है? रेयरर मीडियम से आ रही है। तो ये वाली लाइट क्या हो गई? इंसिडेंट रे। ठीक, अब जाहिर सी बात है यहां से मीडियम चेंज हुआ तो यहां पे नॉर्मल कंसीडर करो। अब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो हल्की स्लाइटली क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। किधर? टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, तो ये मान लो आई है, फिर से हम एक लाइट रे यहां से पास कराते हैं, ये भी इंसिडेंट रे है, यहां पे भी क्या है? नॉर्मल है, ये भी हल्की सी क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। फिर तीसरी लाइट रे फिर पास करा रहे हैं, फिर से यहां पे नॉर्मल मीडियम चेंज हुआ, फिर ये बेंट हो जाएगी। हर बार हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया। ठीक, मैंने क्या किया? हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या किया मैंने? चेंज किया। तो जाहिर सी बात है ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली,
इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं ना। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये वाली लाइट रे ऐसे ही तो आ रही है। ये I1 कह दो, ये I2 कह दो, ये I3 कह दो। तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो है, ठीक है, वो सभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो के बराबर होगा। मतलब यहां पे कह सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R, यहां पे 1 कह दो, यहां पे साइन I2 अपॉन साइन R2 कह दो, साइन I3 अपॉन साइन R3, ठीक है। नॉर्मली इसको ऐसे R बना दो। ये कैसा होगा? आपस में कांस्टेंट होगा, या कह दो बराबर होगा। ये कांस्टेंट वाला अलग डेरिवेशन है, बाद में कराएंगे। इतना समझ में आया? मतलब जैसे जैसे देखो, इसमें हर जगह मैंने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया। अगर मीडियम दोनों का सेम है तो ये रेशियो साइन I अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I3 अपॉन साइन R3, ये रेशियो जो होगा वो हमेशा बराबर आएगा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कोई तकलीफ यहां पे? क्लियर हो गया? लाइट अब कंडीशन एक है कि दोनों का जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए, ठीक। दोनों का जो रेशियो है उसका मीडियम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फटाफट नोट करो इतना। इतना बच्चों नोट किया, ठीक। अब यहां पे कुछ जनरल टिप्स आपको बताएंगे। देखो, एक फ्री का कॉन्सेप्ट है, फ्री कॉन्सेप्ट समझो। फ्री कॉन्सेप्ट का मतलब है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा बच्चों, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ा है ना? लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। एफ क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। और वी क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक। अच्छा बच्चों, जैसे मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन एफ। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पढ़ा है ना? मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। किसकी? लाइट की। अगर वेलोसिटी कम हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में, ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज हो रही है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जा रही है तो डेंसर मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम होगी, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो इंक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। V बराबर क्या है? लैम्डा इंटू एफ, ठीक, याद रखोगे। अच्छा बच्चों, सेकंड आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना? क्या होता है? म्यू बराबर होता है C अपॉन P। मतलब म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसको हम न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे बताते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आ गया? अब V की जगह हम क्या रख दें बच्चों? V की जगह देखो, म्यू बराबर क्या हो गया? C रखा, और V की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा इंटू एफ। अब बच्चों यहां पे देखो, जो म्यू है, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। देखो एक चीज दिख रही है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गया? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, और ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो जो म्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये वाला की पॉइंट नोट करो। ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखो फटाक से, ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट नोट किया फटाफट, ठीक है। अब थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ये वाली चीज याद रखना, ठीक है, क्योंकि अभी लैम्डा का हम खेल समझाएंगे, लैम्डा का खेल समझाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, म्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन V। और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
अब बात करते हैं, स्नेल्स लॉ हो गया है, अब बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है भला बच्चा? कुछ नहीं, अभी समझा रहे। हम यहां पे बच्चों क्या करते हैं, जनरली एक ग्लास स्लैब कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छे नहीं बनी, दोबारा से बना दे रहे, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ग्लास स्लैब कंसीडर कर रहे हैं। बड़ी बना दे, बड़ी बना दे, बोर्ड बड़ा है, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ये एक ग्लास स्लैब है। अब बच्चों इसको ग्लास मान लो या इसको मीडियम 2 बोल दो और ऊपर वाला मीडियम 1 हो जाएगा, ठीक। इसको रेयरर बोल दो, इस वाले को डेंसर बोल दो, बोल सकते हैं। अब बच्चों लाइट रे कहां से आ रही है? रेयरर से, तो ऐसे आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये वाली लाइट रे क्या हो गई? इंसिडेंट रे, ठीक। अगर मान लो मीडियम चेंज नहीं होता बच्चों, तो ये सीधी जाती। भाई कोई मीडियम नहीं है, मीडियम सेम ही है, तो लाइट रे सीधी चली जाती, लेकिन मीडियम यहां पे चेंज हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हल्की लाइट रे ये क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएगी, क्योंकि लाइट रे लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये किधर वेंट होगी? टूवर्ड द नॉर्मल। तो जो ये वाली है, ये ऊपर वाला आई होगा, नीचे वाला आर होगा। अब इस वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज्यादा होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। बात समझ में आई? क्योंकि ये वाली लाइट रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों अगर ये लाइट रे चेंज नहीं होती, अगर मीडियम सेम होता, तो लाइट रे कैसी जाती? ऐसी। मैं थोड़ा सही से बना रहा हूं, ठीक है, ठीक, ऐसी तो जाती। अब ये लाइट रे मानो ऐसी आई, ऐसी गई। अब यहां पे सीन क्या है? अब लाइट रे कहां से जा रही है? अब देखो सेम केस है। पहला केस क्या है ग्लास स्लैब में? जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई, तो केस फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब केस 2 क्या है? लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में गई तो इसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई, जिससे कि ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो गई। अब लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। भाई रेयरर मीडियम में स्पीड कैसी थी? वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी? ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती थी, तो ये क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, ऐसी। समझ में आया? ध्यान से देखो कैसी होगी? ऐसी। अब थोड़ा और अच्छे से बना दे रहे, ऐसी। और ये देखो आपस में ये दोनों लाइट रे कैसी हैं? पैरेलल है। मतलब जो पहले वाली इंसिडेंट है, अब ये लाइट रे निकली, तो ये वाला तो आर होगा और ये वाला क्या होगा? ई होगा। ई फॉर इमरजेंट रे, ई फॉर इमरजेंट रे। अब बच्चों जो इमरजेंट रे है और ये पहली वाली इमेजिन लाइन की मैंने, ये कौन सी थी? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और इसी गैप को, इसको गैप को नाम दे दो, इसको एम बोल दो, इसको एन बोल दो, और इसी गैप को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या बच्चों? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। ठीक, लिख लो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे and the emergent ray, इतनी चीज समझ में आई? इसमें दो केस थे, पहले फिर से समझा रहा हूं। जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में गई तो भैया टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई। अब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? हल्की सी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये
अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जो ये लाइट रे इंसिडेंट थी इसको हम थोड़ा और इमेजिन करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो ये लाइट रे इमरजेंट रे रही, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब है यहां पे देखो, ये अगर यहां पे एक लाइन खींचते हैं तो ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं, नोट कर लो। अब बच्चों एक पॉइंट और समझ लो, फैक्टर्स ऑन विच, आज ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। भैया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? अगर इंसिडेंट रे ना होती तो ये कभी भी इमरजेंट रे के पैरेलल होती नहीं। तो किस पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट रे पे। अगर इंसिडेंट रे को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एंगल लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या है, इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रैकेट में म्यू लिख दो। क्यों? क्योंकि अगर मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक, मीडियम चेंज नहीं होता, अगर म्यू ना होता तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। बात समझ में आई? तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने से भी क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है। फिर से लिखो, एलडी लिख दे रहे इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एलडी फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। ठीक, आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे ऐसा क्यों क्यों होता है। ठीक, अभी इतना समझ लो। थर्ड फैक्टर है थिकनेस। जितना ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा होगी उतना शिफ्टिंग ज्यादा होगी। तो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे। थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो एलडी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एलडी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शिफ्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी, ज्यादा जगह होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई तकलीफ? नोट कर लो फटाफट। अब कुछ पॉइंट और समझो, समझते जाओ। अच्छा बच्चों, आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है ना, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, बेबीगौर को, ठीक है, बेबीगौर, द बैंड ऑफ 7 कलर, BYGGYOR, बेबीगौर। अच्छा बच्चों, बेबीगौर का मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इधर ही समझा दूं, VIVGYOR। देखो, जैसे जैसे हम वॉयलेट टू रेड जाएंगे, ध्यान से सुनो, वॉयलेट टू रेड जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ इंक्रीजेस। और जैसे जैसे रेड टू वॉयलेट आएंगे स्कैटरिंग बढ़ेगी, स्कैटरिंग इंक्रीजेस। याद रखना, वॉयलेट और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, रेड की, इसलिए दूर से ही विजिबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेड से उल्टी आएंगे, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं रेड और ब्लू में से स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो ब्लू की होगी, ठीक है, क्योंकि रेड से उल्टा आ रहे, पीछे वॉयलेट की तरफ आएंगे तो स्कैटरिंग बढ़ जाएगी, ठीक। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का? भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट वॉयलेट का ज्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वॉयलेट का ज्यादा होगा। कैसे कहोगे? अभी मैंने बताया था कि जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के। अब बच्चों वॉयलेट की वेवलेंथ कैसी है, कम है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, इसको रखे देखो यहां पे v की जगह, वॉयलेट की जगह रखे देखो, वेवलेंथ इसकी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा किससे, रेड से। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। समझ में आ गया? फटाफट नोट करो और पॉइंट्स, की पॉइंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख लेना, ठीक है।